अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। पेपर के सेशन के बाद आज दोबारा हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चों के और बच्चियों के पेपर हमें सैटरडे वाले दिन वसूल हो गए थे और पेपर खोल के जो दिली इत्मीनान हुए कि क्या प्रॉपर प्रेजेंटेशन मेथड था, जिस तरह बताया हुआ था बिल्कुल उस तरह पेपर अटैम्प्ट किया हुआ था। कुछ पेपर वसूल नहीं हुए, मैं भी बच्चे वो वाले बच्चे आउट ऑफ सिटी हों, किसी दूसरे सूबे में हो, तो कोशिश कीजिएगा कि वो भी पेपर जो तरीका वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है उसके मुताबिक भेज दें ताकि आपके पेपर ईद की छुट्टियों में हम लोग मार्क करके आपको आपका रिज़ल्ट बता सकें। तो चलते हैं बच्चे अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। अगर आपको याद हो तो इस लेक्चर तो हमारा वीडियो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू किया था जो कि था हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में वीडियो का इंट्रोडक्शन देखा, लेक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था पहली वीडियो में। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन के। ये जो मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये क्या होता है और इससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपने क्या होमवर्क करके अपने ग्रुप्स में भेजने। तो बच्चे मैकेनिज़्म ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन के होते हैं आपके पास तीन पार्ट्स। कौन कौन से तीन पार्ट्स होते हैं आपके पास? एक पार्ट होते हैं आपके पास रिसेप्टर्स, एक पार्ट होता है आपके पास कोऑर्डिनेट सेंटर और एक पार्ट होता है आपके पास अफेक्टर। कोऑर्डिनेशन चाहे आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन हो या चाहे आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन आपके पास नर्वस हो और आपके पास केमिकल हो, इस कोऑर्डिनेशन के आपके पास बेसिक तीन कंपोनेंट्स या तीन पार्ट्स होंगे। कौन कौन से बच्चे? रिसेप्टर, दूसरा होगा आपके पास कोऑर्डिनेट सेंटर और थर्ड वन होगा आपके पास अफेक्टर्स। अब इन तीनों पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर मेथड या मैकेनिज्म। अब पहला जो होता है बच्चे वो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम क्या होता है आपके पास? रिसीव करना स्टिमुलस को। अब स्टिमुलस क्या होते हैं? सबसे पहले स्टिमुलाई को आप डिफाइन करेंगे कि स्टिमुलाई कोई भी चेंज, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज स्टिमुलाई। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुराद आउटर एनवायरनमेंट। अब मेरे आउटर एनवायरनमेंट का लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि टेम्परेचर चेंज होता है। इस टेम्परेचर को फील करने के लिए मेरी जो स्किन होगी, स्किन में कौन सी चीज़ होगी आपके पास? पहला कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसको किसका नाम देंगे? रिसेप्टर्स का। और एनी चेंज इन एक्सटर्नल का तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल एनवायरनमेंट भी मैं आपको कहता हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो उसको फील करने के लिए कौन सी चीज़ होंगे आपके पास? न्यूरॉन्स होंगी। कौन सी न्यूरॉन्स होंगी? जो न्यूरॉन्स होंगी हम लोग कहेंगे वो वाली न्यूरॉन्स काम करेंगी रिसेप्टर का, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन का। तो बच्चे देखें, जो रिसेप्टर्स हैं ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इनका काम होता है रिसीव करना स्टिमुलस को। अब रिसीव करना है स्टिमुलस को तो हमें स्टिमुलस का पता होना चाहिए। एनी चेंज इन एक्सटर्नल का हमें पता चल गया कि जब आउटर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगी, और इंटरनल जो हमारी बॉडी या सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर कोई भी चेंज होगी, इस चेंज को हम लोग नाम देंगे स्टिमुलस का। और स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए जो पार्ट होंगे उनको हम लोग नाम देंगे रिसेप्टर्स का। तो हाउ वी डिफाइन अ टर्म रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इधर रिसेप्टर्स की डेफिनेशन भी आप लोग कर सकते हैं। द रिसेप्टर्स आर द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम दैट रिसीव्स स्टिमुलाई। जो किस चीज़ को रिसीव करते हैं? स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं? दीज आर नोन एज दी रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या हैं आपके पास? स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब पूरे के पूरे हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और हम लोग कहते हैं कि यूजली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। हम लोग कहते हैं जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन सी चीज़ होती है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन कितने होते हैं आपके पास? 5। तो ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं यही हमारे रिसेप्टर्स होते हैं आउटर एनवायरनमेंट के लिए। इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ होते हैं? बिल्कुल रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला है रिसीविंग स्टिमुलाई, ये आपको समझ आ गया होगा कि मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन में पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपके पास रिसीव्ड करना। किस चीज़ को रिसीव करना? आपके पास स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई की डेफिनेशन आपको बताई, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट का आपको बताया, स्टिमुलाई को रिसीव करने का जो पार्ट है रिसेप्टर वो आपको बताया कि आउटर एनवायरनमेंट में फील को चेंज को फील करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो हमारे सेंस ऑर्गन होंगे, और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज को फील करने के लिए जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे वो कौन सी चीज़ होगी बच्चे? न्यूरॉन्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास मैसेज टू कोऑर्डिनेट सेंटर। अब जो दूसरा होता है वो होता है आपके पास कोऑर्डिनेट सेंटर। स्टिमुलाई रिसीव होने के बाद फौरन मैसेज जाएगा कोऑर्डिनेट सेंटर के पास। अब देखें रिसेप्टर्स,
रिसेप्टर सेंड्स इंफॉर्मेशन। सेंड इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है कि ये उस इंफॉर्मेशन को भेजेंगे जो स्टिमुलाई होगा। सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलाई टू कोऑर्डिनेटर, किसकी तरफ भेजेंगे? आपके पास कोऑर्डिनेटर की तरफ। अब कोऑर्डिनेटर कौन कौन से होंगे आपके पास? आपको पता है कोऑर्डिनेटर दो तरह के होंगे, या तो नर्वस होंगे आपके पास, या तो कौन से होंगे आपके पास? केमिकल। अब देखें, हेयर इन कोऑर्डिनेट सेंटर, ये जो कोऑर्डिनेट सेंटर होगा हेयर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से मुराद कौन सी चीज़ है आपके पास? इंफॉर्मेशन से मुराद आपके पास स्टिमुलाई है। इधर स्टिमुलाई का एनालिसिस होगा, एनालाइज किया जाएगा, एनालिसिस से मुराद उसकी स्टडी की जाएगी। एंड मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन से मुराद क्या चीज़ प्रोड्यूस किया जाएगा? रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाएगा। अब समझ आई बच्चे कोऑर्डिनेट सेंटर का काम क्या है? तो बुक के अंदर जो आपके पास टर्म्स लिखी हुई है, हेयर एंड कोऑर्डिनेट सेंटर, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट सेंटर? कोऑर्डिनेट सेंटर में आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स होंगे, उधर इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के जो स्टिमुलाई है, इंफॉर्मेशन से मुराद स्टिमुलाई, एनालाइज से मुराद इसकी स्टडी, स्टिमुलाई को स्टडी किया जाता है। एंड मेक अ डिसीजन, मेक अ डिसीजन से मुराद क्या चीज़ है कि एक रिस्पांस तैयार किया जाता है। अब रिस्पांस कौन सी चीज़ तैयार करती है? नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन के केस में कौन सी चीज़ करती है आपके पास? ग्लैंड्स करते हैं। तो बच्चे मैसेज टू कोऑर्डिनेट सेंटर, अब देखें दोबारा समझें, रिसेप्टर्स जो स्टिमुलाई की इंफॉर्मेशन अपने पास कैरी करेंगे वो किसको भेजेंगे? आपके पास कोऑर्डिनेट सेंटर को भेजेंगे। अब कोऑर्डिनेट सेंटर आपके पास कौन सा होते हैं? हम लोग कहते हैं वो वाला पार्ट होता है जहाँ पे सेंसरी जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है रिसेप्टर्स वाली, उसकी एनालाइजेशन की जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय एनालाइजेशन? उस स्टिमुलाई की स्टडी की जाती है। स्टडी करने के बाद उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस तैयार किया जाता है या डिसीजन मेक किया जाता है। अब कोऑर्डिनेट सेंटर में कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होगी? अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन का केस है तो फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होंगे। अगर ग्लैंड वाला केस है या केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो फिर आपके पास कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होंगी? ग्लैंड्स। तो ये नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स। ये क्या करेंगे? आपके पास डिसीजन करेंगे, मेक अ डिसीजन। क्या करेंगे बच्चे? मेक अ डिसीजन करेंगे। किसके मुताबिक करेंगे? अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? आपके पास डिसीजन को मेक करेंगे। अब जब ये डिसीजन को मेक कर देंगे तो फिर इनका काम हम लोग कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग ऑफ रिस्पांस। अब देखें कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर में कौन सी चीज़ है आपके पास? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके पास ग्लैंड्स। ये क्या करेंगी? मैसेज भेजेंगी। किसको भेजेंगी? टू स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी फॉर एक्शन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। अब देखें कोऑर्डिनेटर ने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया, ये डिसीजन आगे भेजेंगे। मैसेज, सेंड मैसेज। मैसेज किसकी फॉर्म में भेजते हैं? ज़्यादातर न्यूरॉन्स की फॉर्म में भेजते हैं या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में भेजते हैं, ये न्यूरॉन्स लेके जाती हैं। टू स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी, स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी के पास भेजेंगे फॉर एक्शन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। ये जो एक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, इसको मैं और आप नाम देते हैं रिस्पॉन्स का। किसका नाम देते हैं बच्चे? रिस्पॉन्स का। तो प्रोड्यूसिंग ऑफ रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेटर स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी को रिस्पांस करवाते हैं, या कोऑर्डिनेटर स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी से रिस्पांस प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे रिस्पांस प्रोड्यूस करवाते हैं? हम लोग कहते हैं वो वाले स्पेशल पार्ट्स ऑफ बॉडी जो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं उनको किसका नाम देते हैं बच्चे? अफेक्टर्स का। अफेक्टर्स कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? मसल्स और ग्लैंड्स, या कौन से हो सकते हैं? टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। अब मसल्स ऑफ ग्लैंड, मसल्स या ग्लैंड्स हम लोग कहते हैं ये होंगी, या आपके पास टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। ये क्या करेंगे? आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन प्लस केमिकल कोऑर्डिनेशन, दोनों के केस में हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगे? रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। अब देखें रिस्पांस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब कोऑर्डिनेट सेंटर मैसेज भेजते हैं स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी, एंड दी स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी आर टर्म्ड एज अफेक्टर। ये जो अफेक्टर्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू मैसेज विच दे रिसीव्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट सेंटर, उस मैसेज के मुताबिक ये प्रोड्यूस करते हैं एक्शन, और इस एक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं? रिस्पांस का। और वो स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी कौन कौन से हो सकते हैं? मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं, या आपके पास टिश्यूज़ ऑफ बॉडी हो सकते हैं। मसल्स या ग्लैंड्स नर्वस कोऑर्डिनेशन के केस में, टिश्यूज़ ऑफ बॉडी केमिकल कोऑर्डिनेशन के केस में इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ गई बच्चे? इन सब को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बाय अ सिंपल एग्जांपल, और जो सिंपलेस्ट एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है वो कौन सी लिखी हुई है आपके पास जी? नॉकिंग ऑफ डोर। लेट्स सपोज आप बैठे हुए हैं घर में, आप लोग बैठे हुए, आपके जो गेट है उसके ऊपर नॉकिंग हो जाती है, डोर के ऊपर नॉकिंग हो जाती है। नॉकिंग ऑफ डोर, कौन सी चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी? स्टिमुलाई। आपके आउटर एनवायरनमेंट में पहले साउंड नहीं थी,
अब साउंड प्रोड्यूस होगी है, आपका आउटर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया, स्टिमुलाई प्रोड्यूस्ड होगी है। इस नॉकिंग ऑफ डोर को कौन सी चीज़ डिटेक्ट करेगी? डिटेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ आपके पास होंगे बच्चे रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर कौन से होंगे इस केस में? आपके पास ईयर। अब मुझे आप बताएं जो ईयर है ये सेंस ऑर्गन है या नहीं है? तो मैंने तो ये पढ़ा हुआ है कि ये सेंस ऑर्गन है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जो आपके पास रिसीविंग स्टिमुलाई वाले होंगे वो ज़्यादातर आउटर एनवायरनमेंट में कौन से पार्ट होंगे? हमारे सेंस ऑर्गन। तो स्टिमुलाई क्या चीज़ प्रोड्यूस हुआ? नॉकिंग ऑफ डोर। इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स कौन से हैं आपके पास? ईयर। इन्होंने इसको डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन थी स्टिमुलाई की इसको सेंड किया। किसके पास सेंड किया? आपके पास कोऑर्डिनेटर के पास। अब इस केस में जो कोऑर्डिनेटर है वो कौन सी चीज़ है आपके पास? हम लोग कहते हैं जो कोऑर्डिनेटर इस केस में इन्वॉल्व होगा वो होगा आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कोऑर्डिनेटर है, इसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन चलेगी। इसने इस इन्फॉर्मेशन की स्टडी की। स्टडी करने के बाद इसने इस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट क्या चीज़ किया? आपके पास मेक अ डिसीजन किया, एक फैसला किया। मेक अ डिसीजन से मुराद इसने कोऑर्डिनेट सेंटर ने रिस्पांस प्रोड्यूस किया बच्चे। अब ये वाला जो रिस्पांस है ये अफेक्टर्स की मदद से आएगा। तो हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सेंटर से आपके पास मैसेज आया अफेक्टर को। अफेक्टर मैंने आपको अभी बताया है मसल्स होंगे। तो इस केस में जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन से इन्वॉल्व होंगे? आपके पास लेग के। आपके लेग के पास मैसेज आएगा, आपकी लेग्स मूव करेंगी। आप अपने रूम से, ड्राइंग रूम से, बेडरूम से, अपने ग्राउंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से मूव करते हुए मेन गेट के पास जाएंगे। आप डोर को ओपन करेंगे, आपने रिस्पांस प्रोड्यूस किया अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई। तो दोबारा एग्जांपल को देखें बच्चे। अ सिंपलेस्ट एग्जांपल बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन या कंपोनेंट ऑफ, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को समझ सकते हैं। वो क्या है आपके पास? बाय नॉकिंग अ डोर। आपके गेट के ऊपर दस्तक हुई, आपके दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई, स्टिमुलाई क्रिएट हुआ। इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, आपके ईयर्स ने रिसेप्टर्स का काम किया। इन ईयर्स ने अपनी इंफॉर्मेशन इधर खोपड़ी में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को भेजी। ये ब्रेन आ गया, इस जगह स्पाइनल कार्ड होता है, इसके पास चला गया। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ने इस मैसेज की स्टडी की और फिर इसने एक फैसला किया, एक डिसीजन करवाया। वो डिसीजन इसने भेजा अफेक्टर्स को, लेग्स को। तो लेग्स की मदद से मूव करके जब हम लोग गेट पे जाएंगे तो उसको ओपन करेंगे। जैसे गेट ओपन होगा तो हम लोग कहेंगे हमने स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या चीज़ प्रोड्यूस कर दिया? रिस्पांस प्रोड्यूस कर दिया बच्चे। तो इस तरह हम लोग कंपोनेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन को समझ सकते हैं। तो ये तो था आपका वीडियो लेक्चर। इसमें आपको 3 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपका होमवर्क जो है वो क्या है बच्चे? आप लोग क्या करोगे? डिफाइन करोगे ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है तीनों को डिफाइन करेंगे और होमवर्क आप लोग अपने ग्रुप्स में भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।